हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री की ये हमारी पहली वीडियो है जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, और कंप्लीट फर्दर वीडियोस में हम सरफेस केमिस्ट्री की क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, then absorption, then sorption। एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, यहीं से पता करेंगे। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, देन फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन जो फिनोमेना होता है वो स्पेशली सरफेस पे होता है, उसी को हम डीपली स्टडी करेंगे देन एब्जॉर्प्शन की बजाय। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे दो, एक तो फ्रेंडलिच का, एक लैंगमियर का। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, देन एप्लीकेशन पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन की, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में आते हैं। देन हम कोलोइडल स्टेट के बारे में पता करेंगे कि कोलोइड्स क्या होते हैं, ये सॉल्यूशन है, कोलोइड्स है, सस्पेंशन है, ये क्या होते हैं, इनका डिस्कशन होगा। उसके बाद कोलोइड्स की प्रिपरेशन के तरीके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आप कोलोइड्स बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ कोलोइड्स, कितने प्रकार के कोलोइड्स हैं, जनरली हम 3 टाइप्स स्टडी करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स, मेन क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स से, मुख्य क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स एंड देन एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड, क्या एप्लीकेशंस है कोलोइड के, और सम क्वेश्चंस भी देखेंगे। उसके बाद देन वी विल स्टडी कैटालाइसिस, जो एक सरफेस फिनोमेना ही है। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये कैटलिस्ट होते क्या है, वह कैसे वो किसी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, इससे रिलेटेड थ्योरी भी पढ़ेंगे। देन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, उसके बाद भी कुछ सरफेस फिनोमेना जैसे कि डिसोल्यूशन, कोरोजन, जंग लगना, क्रिस्टलाइजेशन, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। इसके अलावा अदर फिनोमेना कुछ टर्म्स होंगी जो हम सरफेस केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे विद क्वेश्चंस। और इस वीडियो में और फर्दर वीडियोस में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे लिखना है, और स्पेशल जो स्पेसिफिक टर्म्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के, वो भी डिस्कस करेंगे विद ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड देन लास्ट में हम स्पेशली न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो आपके आइसोथर्म से रिलेटेड आते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो ये रहेगा भाई हमारी सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका। इन टॉपिक्स में हम सरफेस केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ओके, आप एक साथ बना सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं, अपनी कॉपी अच्छे से बनाइए और शुरू कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एग्जाम्स में आने वाली इन टर्म्स और क्वेश्चंस को आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए, पहला डिफाइन फॉलोइंग टर्म। व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, बता दो क्या। व्हाट इज एडजॉर्प्शन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज सोर्प्शन, व्हाट इज डिसोर्प्शन, व्हाट इज ओक्लूजन, व्हाट इज एडजॉर्बेंट, व्हाट इज एडजॉर्बेंट। ये टर्म्स आप आसानी से डिफाइन कर देंगे जब आप ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देख लेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जनरली पूछते हैं सरफेस केमिस्ट्री से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन। करीब करीब 3 नंबर मिनिमम में भी इस क्वेश्चन के पूछते हैं, और आप 7 अंतर तो बता के ही आना, लिख के ही आना। ओके, ठीक है। देन इज एडजॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बताएंगे, आसानी से बता देंगे। ठीक है, बस देखिए तो वीडियो। फोर्थ क्वेश्चन इज
एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वाई? ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है आपका एडजॉर्प्शन, ध्यान रखना। ठीक है, पर खास बात ध्यान दीजिएगा, ये मैं बता दूं आपको भी, बाकी आप वीडियो में देख लेना आगे। क्या ग्लास पे अगर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती है ना, तो भाई एंडोथर्मिक होती है, ये एक्सेप्शन है। बाकी जो भी है दैट इज व्हाट एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दैट्स ऑल, लेट्स सी इन द वीडियो। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, चलिए तो इसको समझेंगे क्या होती है सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कोई भी फिनोमेना जो सरफेस पे होता उसकी स्टडी करती है, उसे कहते हैं क्या, सरफेस केमिस्ट्री। अब ये सरफेस या इंटरफेस, सरफेस क्या होती है ये डिस्कशन करेंगे। देखिए, किन्हीं भी दो मीडियम को सेपरेट करने वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं उसको, इंटरफेस। और जो सरफेस केमिस्ट्री है वो इस इंटरफेस पे जो भी फिनोमेना हो सकते हैं उनकी स्टडी करती है। देखिए भाई, जैसे एक बुक है, ठीक है, इसके अंदर दो टर्म समझेंगे हम। पहली, इंटरफेस क्या होता है। देखिए, बुक का अपना मीडियम और बुक के बाहर जो एयर है ये दूसरा मीडियम। एयर और बुक के मीडियम को सेपरेट करने वाली जो सरफेस है, आप समझ सकते हो, जो पहला पेज है जो बुक के अंदर को बुक के बाहर से सेपरेट कर रहा है, दिस इज नोन एज व्हाट, इंटरफेस। दो मीडियम के बीच की सरफेस क्या रहती है, क्या, इंटरफेस। और इस इंटरफेस पे जो भी फिनोमेना होगा उसे क्या कहेंगे भाई, सरफेस फिनोमेना। और इस सरफेस फिनोमेना की स्टडी क्या कहलाती है, सरफेस केमिस्ट्री। ओके। दूसरा होता है आपका बल्क। अब इस इंटरफेस को छोड़ के मान लीजिए भाई ये आपकी दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करती है, मान लीजिए आपका पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, तो इन दोनों को सेपरेट करने वाली ये जो सरफेस है दैट इज इंटरफेस। ठीक है। अब आपका ये एक मटेरियल है, मैंने बोल दिया एक मेटल ही मान लो, ठीक है। अब इसकी जो ये सरफेस, यानी ये जो बोर्ड आपके सामने दिख रहा है, इसकी जो लेयर वाइड ऊपर वाली लेयर है दैट इज सरफेस, जो इस बोर्ड को यहां की एयर वाले मीडियम से क्या करती है, सेपरेट करती है। अब इसके ऊपर जो भी फिनोमेना होंगे दैट इज सरफेस फिनोमेना, इसकी स्टडी कहलाती है सरफेस केमिस्ट्री। ओके। अब ये जो टर्म इंटरफेस है ये किन्हीं भी दो मीडियम्स के बीच की बाउंड्री होती है, ठीक है। ओके। नाउ दूसरी टर्म आपके पास बल्क। बल्क क्या होता है, इस बोर्ड के जो अंदर का मीडियम है, यानी कि इस कॉपी के जो अंदर है दैट इज बल्क। ये क्या है, सारा सारा बल्क। और ये क्या है, इसकी सरफेस। दिस इज सरफेस, दिस इज बल्क, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आपका मार्कर है, ये आपको दिख रहा है बाहर से, दैट इज सरफेस, और इसके अंदर जो होगा दैट इज इंटरफेस। तो देखिए भाई, ये आपका मार्कर की जो सरफेस जो मार्कर को एयर से अलग करती है, दिस इज नोन एज व्हाट, इंटरफेस, ठीक है। और मार्कर के जो अंदर है दैट इज बल्क ऑफ मार्कर। ओके। अब देखिए, हमारे पास दो टर्म्स है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। क्या होता है देखते हैं। अगर कोई भी चीज किसी सब्सटेंस की, ये मैं बोल रहा हूं ये भी सरफेस, इंटरफेस, मैंने बाउंड्री बनाई है, मान लीजिए सब्सटेंस की चारों तरफ की क्या है, इंटरफेस। मतलब कोई भी सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस कोई आता है, कोई गैस आती है, कोई लिक्विड आता है, और वो कहता है कि इस आके इस सरफेस पे रिटेन हो जाता है, सरफेस पे आके बैठ जाता है। हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन क्या होता है। मतलब एडजॉर्प्शन वो फिनोमेना होता है जिसके अंदर एक सब्सटेंस की सरफेस पे कोई दूसरा सब्सटेंस आके बैठ जाता है,
दिस इज नोन एज व्हाट एडजॉर्प्शन। से मान लीजिए आपकी ये कोई मेटल है जिसकी ये जो ब्लू कलर में लाइनिंग है दैट इज इंटरफेस, ओके। और इसके ऊपर कोई सब्सटेंस आके रिटेन कर जाता है, बैठ जाता है, मान लीजिए कोई गैस आ गई, इस सरफेस पे रिटेन करने की ये जो फिनोमेना है दैट इज नोन एज व्हाट एडजॉर्प्शन। क्या कहलाता है भाई? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन आपका वो सरफेस फिनोमेना है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे आके बैठ जाता है, रिटेन हो जाता है, इज नोन एज एडजॉर्प्शन, ओके। यानी कि दो टर्म्स आपकी, एक तो इंटरफेस और एक जो बल्क है, इसमें अगर कोई दूसरा सब्सटेंस यहां पे इस इंटरफेस पे अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा लेता है, इसे कहते हैं हम क्या? एडजॉर्प्शन। वहीं पे दूसरी टर्म होती है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है एब्जॉर्प्शन? बोला आपके पास एक सब्सटेंस है, कोई भी ले लीजिए, एग्जांपल बताता हूं अभी आपको। बोला इसके अंदर अगर बल्क में कंसंट्रेशन किसी दूसरे सब्सटेंस की क्या हो जाए? ज्यादा, मान लीजिए, देखिए भाई आपके पास ये कोई भी सब्सटेंस था, रेड कलर में दिखा रहा हूं, ये इसकी क्या है? इंटरफेस, जो दो मीडियम से अलग करेगी। ये अंदर वाला क्या है? इसका बल्क। अब कोई भी गैस या कोई भी सब्सटेंस आया और वो आके इसके बल्क में चला गया, दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट? एब्जॉर्प्शन। इसे क्या कहेंगे भाई? एब्जॉर्प्शन। यानी अगर बल्क में किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट फिनोमेना इज नोन एज व्हाट? एब्जॉर्प्शन, ओके। तो एक ऐसी घटना हुई जिसके अंदर ये आपका पहला मटेरियल, मैटर, और कोई अनदर सब्सटेंस आ रहा है, वो इसके बल्क में भी जा रहा है और साथ ही साथ मान लीजिए ये जो इंटरफेस है, मान लीजिए क्या है, इंटरफेस पे भी आ जाता है। जब किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इंटरफेस और बल्क दोनों पे ज्यादा होती है, या कोई भी सब्सटेंस एडजॉर्ब भी हो जाता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है किसी दूसरे मटेरियल पे, देन दैट फिनोमेना इज नोन एज सोर्प्शन। उसे क्या कहते हैं भाई? सोर्प्शन। तो आपकी तीन टर्म्स आपकी क्लियर होनी चाहिए भाई। क्या? एक तो आपका एडजॉर्प्शन, जब कोई भी सब्सटेंस अपनी कंसंट्रेशन किसी भी इंटरफेस पे बढ़ा ले, इंटरफेस पे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो कोई भी सब्सटेंस, दैट इज नोन एज व्हाट? एडजॉर्प्शन। बल्क में अगर ज्यादा है कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस की, दैट फिनोमेना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड इज बोथ इंटरफेस एंड बल्क पे अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है, दैट इज नोन एज सोर्प्शन। क्या बात ध्यान रखना, आपके पास पहले एक मटेरियल है, एक मैटर है, इसके ऊपर कोई दूसरा मैटर आके एब्जॉर्ब भी हो सकता है, एडजॉर्ब भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, ओके। अब देखिए भाई, बात करेंगे कौन सा मटेरियल किस पे। दो प्रकार के सब्सटेंस हो गए। पहला क्या भाई? जैसे जो ब्लू कलर वाला सब्सटेंस है, इसके ऊपर आके कोई दूसरा सब्सटेंस बैठेगा। जैसे मान लीजिए आप चेयर है, आप उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हो। अब ये जो चेयर होगी इसे क्या कहेंगे, और आप होंगे आपको क्या कहेंगे। देखिए यहां पे क्या हुआ, ऐसे ही भाई बात करेंगे मॉलिक्यूलर फिनोमेना की। तो मान लीजिए जो मेटल है जिसके ऊपर आपकी कोई भी गैस बैठ जाती है, तब इस मेटल को हम कहते हैं क्या? एडजॉर्बेंट। बताइए बेंट। व्हाट इज एडजॉर्बेंट? ये वो मैटर होता है जिसके ऊपर आके कोई भी दूसरा सब्सटेंस एडजॉर्ब होता है, दैट इज नोन एज एडजॉर्बेंट। यानी कि जो चेयर होगी
वो क्या होगी, एडजॉर्बेंट। अब ये जो गैस जो आके एडजॉर्ब हो जाती है इसे कहते हैं एडजॉर्बेट। क्या कहलाती है भाई ये, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट जैसे खाने वाली बात को समझ सकते हैं भाई, जो आप खाते हैं एट करते हैं, जैसे गैसेज को खा लिया आपने अपने अंदर, तो जो एक गैसेज खाने को खा लिया, ठीक है, जो खाना आपने खाया है खाना, दैट इज एडजॉर्बेट। समझने के लिए कंफ्यूज आते हैं हम, एडजॉर्बेंट क्या होता है और एडजॉर्बेट, ठीक है। यानी जो आप बाहर से लेंगे, खुद मान लीजिए सरफेस होगी पूरी, दैट इज एडजॉर्बेंट। और अब जो खाएंगे एट, ठीक है, जैसे कि फूड खाते हो, तो जो फूड है यानी कि जो गैसेज है, कोई दूसरा सब्सटेंस कोई लिक्विड है आके इसकी सरफेस पे बैठेगा, दैट इज नोन एज व्हाट, एडजॉर्बेट। ओके, अच्छा भाई, तो ये एडजॉर्बेंट के उदाहरण दीजिए कुछ। जनरली आपका देखिए भाई, सिलिका मिट्टी, चौक, कैल्शियम क्लोराइड, जेल, सिलिका जेल या कोई भी जेल है आपकी। ऐसे ही हम कह सकते हैं डाइज होते हैं, डाई स्टफ, जो किसका काम करते हैं भाई, एडजॉर्बेंट का। जनरली आपकी कले है, मेटल्स है, ये क्या होते हैं आपके, एडजॉर्बेंट, ठीक है। यानी एक्चुअली जिसके ऊपर कोई आके बैठेगा, एडजॉर्बेट आएगा, दैट सरफेस, दैट सब्सटेंस इज नोन एज व्हाट, एडजॉर्बेंट। जैसे कि मेटल्स, कॉमन एग्जांपल आपकी कैल्शियम क्लोराइड, कले, ऐसे डाइज। डाइज का एग्जांपल देखिए, समझने का भाई ये है कि बहुत सारे डाइज एक साथ, ठीक है, वो खुद डाइज है, अब उनके ऊपर हम कोई चीज डालते हैं तो डाइज किसका काम करेंगी, एडजॉर्बेट का। इसके ऊपर आगे कोई चीज क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है, तब एक कलर के ऊपर दूसरा कलर आ गया तो दूसरा कलर क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट। जो पहला है दैट इज एडजॉर्बेंट। ओके, नेक्स्ट, एडजॉर्बेट क्या होगा, भी कोई भी लिक्विड आपका, गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या कहलाएंगी, एडजॉर्बेट, ठीक है। तो भाई ये हमारे तीन मेन फिनोमेना, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सोर्प्शन, आई थिंक क्लियर होंगे। उसके साथ दो टर्म्स क्या होती है, एडजॉर्बेंट क्या होता है और एडजॉर्बेट क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे देखिए भाई, अब स्पेशल केस, जब आपकी मेटल की सरफेस पे गैस आके एडजॉर्ब हो जाती है तो इस फिनोमेना को कहते हैं ओक्लूजन। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज ओक्लूजन? द एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन मेटल सरफेस इज नोन एज व्हाट, ओक्लूजन। ओकल्जन कह सकते हैं आप, ओकल्जन, ठीक है, पूछ लेते हैं एग्जाम से। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सोर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है और आपका ओक्लूजन क्या होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। एक बार और बता देता हूं तो एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन किसी भी गैस की, किसी भी लिक्विड की, किसी एडजॉर्बेट पे बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। दोनों जगह हो कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज व्हाट, सरफेस पे भी हो रखी हो, कोई सब्सटेंस आ गया हो, और यानी कोई भी गैस सरफेस पे भी आ रही है और कहां जा रही है भाई, बल्क में भी जा रही है, इक्वल अमाउंट में, दैट फिनोमेना इज नोन एज सोर्प्शन। ये हो गया। अब देखिए भाई, जो आपका एडजॉर्प्शन होता है इस बेस पे कि सरफेस पे जो गैस एडजॉर्ब हुई है, मैं किसी भी एग्जांपल के तौर पे भाई मैं गैस या लिक्विड वेपर्स का इस्तेमाल करेंगे, क्या वाटर की वेपर्स फॉर एग्जांपल,
आगे से मैं वाटर की वेपर बोल दूं या गैस बोल दूं तो आप समझ लेना कि वो क्या है, एडजॉर्बेट है। और जो आपका कोई भी मेटल की सरफेस है या कोई भी आपकी सिलिका जेल बोल दूं, मिट्टी, तो आप समझ लीजिएगा वो क्या होगा, एडजॉर्बेंट। ठीक है। अब मैंने बोला कि इस सिलिका जेल पे आपकी जो वाटर की वेपर्स है वो आगे क्या होती है भाई, एडजॉर्ब होती है। क्या होती है आगे, एडजॉर्ब। स्पेशली सिलिका जेल का केस अगर वाटर के साथ, वाटर वेपर के साथ आ जाए तो ध्यान रखना क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। वहीं पे अगर वाटर वेपर्स आप कैल्शियम क्लोराइड के साथ ले ले, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो होगा एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल एब्जॉर्प्शन का कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ वाटर की वेपर्स कैल्शियम क्लोराइड के साथ करेंगी एब्जॉर्प्शन, और वहीं पे आपका सिलिका जेल के साथ वाटर वेपर क्या फिनोमेना शो करेगा भाई, एडजॉर्प्शन। बात करेंगे एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है। एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, एक तो आपका पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, एक होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। जस्ट मेरे समझने की टर्म्स है। देखिए अगर सरफेस में कंसंट्रेशन ज्यादा है बल्क की बजाय, मान लीजिए गैस आई सरफेस में तो रही थोड़ी बहुत अंदर ही चली गई, ठीक है, इसे कहते हैं हम क्या, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है। अब गैस आई एडजॉर्ब भी हुई थोड़ी बहुत, लेकिन अंदर जाना चाहिए, दैट इज नोन एज व्हाट, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है। अब देख लीजिए कई बार भाई कंफ्यूजन हो जाता है इस बात में, सोप्शन, अरे सोप्शन के अंदर है ना जो एडजॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा अप्रोक्स इक्वल अमाउंट में होंगे, यहां पे भी कंसंट्रेशन अप्रोक्स इक्वल सी होगी दोनों की, दैट इज नोन एज व्हाट, ये था भाई कुछ टर्म्स अबाउट एडजॉर्प्शन। अब हम देखेंगे ये जो एडजॉर्प्शन है, आपने देखा हुआ बर्तन दिवाली पे जनरली हम धोते हैं, जो हमारे बर्तन होते हैं स्लेब पे, ठीक है, मेटल्स हैं, इनके ऊपर आके मिट्टी जम जाती है। आप देख भी सकते हैं जनरली जो बर्तन मिलेंगे उनके ऊपर मिट्टी जमी मिलेगी, ये क्या, अरे यही तो क्या है, प्रैक्टिकल एडजॉर्प्शन। जो बर्तन के ऊपर मिट्टी आके धूलकण जम जाते हैं, दैट फिनोमेना नोन एज व्हाट, एडजॉर्प्शन। पर अभी एडजॉर्प्शन, ऐसी ही मिट्टी अपने आप गंदे कैसे हो गए बर्तन। देखिए वातावरण में ठीक है धूलकण है, एयर के अंदर धूल मिट्टियां उड़ती है, आंधी वगैरह आती है तो आके भी आ गए, अभी सरफेस पे बैठे ही क्यों, समझ रहे हो क्यों बैठे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एडजॉर्प्शन, क्यों होता है एडजॉर्प्शन, व्हाट इज द काज ऑफ एडजॉर्प्शन। ये देखिएगा जो आपकी कोई भी सरफेस होती है, किसी भी सब्सटेंस की सरफेस, इसके ऊपर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यहां पे जो एटम्स होंगे, ये डायरेक्ट बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, ठीक है, और यही आपके पार्टिकल्स अंदर वाले एटम्स को भी टच करते हैं, को भी फेस करते हैं। तो एक्चुअली सरफेस के पार्टिकल्स और जो बल्क में पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो क्या होता है भाई, अलग अलग होता है। जो कहानी बल्क वाले इन एटम्स के साथ होगी, ये वाला एटम देखिए चारों तरफ से फोर्स लगे हुए हैं भाई, इस एटम पे इक्विलिब्रियम में होता है, इस एटम के ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस। यहाँ पे जो अंदर पार्टिकल प्रेजेंट हो बल्क में, ये वाले पे भी क्या बैलेंस हो जाएगा, अंदर के काउंट फोर्सेस। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इनका इस बल्क वाले सब्सटेंसेस से क्या होता है भाई, अट्रैक्शन तो हो जाएगा, इस तरफ लग जाएगा फोर्स, इस तरफ लग जाएगा, इस तरफ लग जाएगा, लेकिन इस तरफ वाला जो फोर्स है ये रह जाता है। चारों तरफ से फोर्स बैलेंस नहीं हो पाता सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। अब देखिए सरफेस पे पार्टिकल इस तरफ खींचे जा रहे हैं, फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लो इसकी सरफेस पे जो पार्टिकल होंगे, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल ये वाली लाइन खींच दी, अब इसके ऊपर नहीं है कोई पार्टिकल्स जिनको ऊपर से खींच रहा हो,
और यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस पे, इंटरफेस पे जो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल होते हैं, इनके ऊपर बैलेंस जो फोर्स होता है ना, वो अनबैलेंस होता है। कैसे भाई? ये वाले पार्टिकल को तो भी चारों तरफ से इक्वली फोर्स मिल जाता है, टेस्ट पे रहता है, कोई नेट फोर्स नहीं है। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे होता है उसको ये जो अंदर वाले पार्टिकल्स होते हैं ये खींच रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो भी पार्टिकल आपके इंटरफेस पे होंगे, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स, उनके ऊपर नेट क्या होगा भाई? अंदर की तरफ फोर्स। अब देख लीजिए, आप पता है मास के कारण ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इस यहाँ पे जो इस रेड लाइन पे जो एटम्स होंगे उनको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, यानी कि इस वाली लेयर पे अंदर की तरफ क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू दिस इनवर्ड पुल ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्स अंदर की तरफ होने के कारण भाई जो ये सब्सटेंस है, इस इंटरफेस वाले जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल हैं, दूसरे बाहर के पार्टिकल्स, धूल कण होंगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स कहाँ है? अंदर की तरफ। कहने का मतलब यहाँ पे एक टर्म मिलेगा आपको, फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी बोल देंगे। यहाँ पे जो फ्री वैलेंसी है, ठीक है, मतलब इस तरफ क्या है? फ्री है ना, ये खाली है फोर्स लगने के लिए। तो ये फ्री वैलेंसी यहाँ पे इसके आसपास कोई भी क्या आ गया, धूलकण आ गया, गैस आ गई, उसको क्या कर ले? अपनी तरफ खींच लेगा और ये धूलकण आके इस पर जोड़ हो जाता है। मान लीजिए अगर ये वेसल होता आपका, कोई जग होता, कोई थाली, प्लेट, जो भी है, उसके ऊपर इसी कारण आपको धूलकण जमे मिलते, क्योंकि सरफेस पे नेट फोर्स अंदर की तरफ होता है, इंटरफेस पे। दैट इज द रीजन बिहाइंड एडजॉर्प्शन। ठीक है, क्या रीजन है? अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इंटरफेस, दैट इज द रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन। अब इसी कारण भी एडजॉर्प्शन देगी, फोर्स के कारण फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ लगी रहे, इन पार्टिकल्स को अपने आप खींच लेगा। यानी जो एडजॉर्प्शन होती है, क्या होती है भी? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इसका काज क्या है? फ्री वैलेंसीज हैविंग अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द रीजन बिहाइंड एडजॉर्प्शन। अब कोई भी गैसी जो भी कोई पार्टिकल होगी इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। तो यह कारण है भी किसका? एडजॉर्प्शन होने का। अब जो एडजॉर्प्शन है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऐसा बोलते हैं। क्यों? अपने आप हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इम्बैलेंस्ड फोर्स है, फोर्स बैलेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज व्हाट एडजॉर्प्शन। और इसी कारण ये क्या भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होती है। और जो प्रोसेस अपने आप होती है उसके लिए भाई डेल्टा जी की वैल्यू, आपको ये गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में पूछेंगे, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए उसके लिए? नेगेटिव। क्या होती है डेल्टा जी की वैल्यू? नेगेटिव। और डेल्टा जी का रिलेशन होता है आपका क्या? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये रिलेशन होता है, जिसकी सहायता से हम ये साबित करेंगे कि जो आपका एडजॉर्प्शन फिनोमिना है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। देखिए, और ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है भाई? रिलीज होती है। हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है। देखिए क्या बात है, अगर स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है आपका क्या एडजॉर्प्शन, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी भाई? नेगेटिव। ठीक है, तो पहली बात, अगर कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए गैस, यहां पे आके क्या हो जाती है? रिटेन हो जाती है। यहां पे गैस के अंदर रैंडमनेस ज्यादा थी, यहां पे अगर रैंडमनेस क्या हो जाएगी? कम। जब तक आप बाहर होते हैं क्लास से, यू आर रैंडम, आपके अंदर एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा होती है। रैंडमनेस क्या, एंट्रोपी क्या होती है? रैंडम। डिग्री ऑफ रैंडमनेस दैट इज एंट्रोपी, डेल्टा एस से लिखते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। जैसे ही आप क्लास में आते हैं तो आप अनुशासन में आ जाते हैं, आपकी जो रैंडमनेस होती है, एक्टिविटी होती है बेफालतू की, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आपकी एंट्रोपी क्या होती है भी? घट जाती है। एंड ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी माइनस जो इनिशियल एंट्रोपी थी,
चेंज निकाल दो तो क्या आता है नेगेटिव, क्या आएगा भाई नेगेटिव। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव, और आपका तापमान तो क्या है पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव, डेल्टा एस क्या है नेगेटिव, नेगेटिव और सिंबल पहले से ही नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी भैया ओवरऑल पॉजिटिव। अब ये जो डेल्टा एच है, अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू गेन करना चाहते हैं क्या नेगेटिव, तो बताइए ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या होना चाहिए कि ओवरऑल नेगेटिव है, पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव, सोचिए क्या होना चाहिए भाई नेगेटिव, और नेगेटिव भी इतना नेगेटिव कि टी डेल्टा एस की गुणा से ज्यादा हो, यानी अगर डेल्टा एच यहाँ पे ग्रेटर हुआ माइनस में, ग्रेटर हुआ किससे भी टी डेल्टा एस से, और वो भी नेगेटिव में ज्यादा हुआ, मान लीजिए एक है -5 और डेल्टा टी डेल्टा एस कितना है +3, क्या आ गया आंसर -2, समझ रहे हो। तो डेल्टा एच क्या हुआ देखिए, हमें पता चल गया कि एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है भाई नेगेटिव। अब रैंडमनेस कम हो रही है, मुझे पता है डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है इन चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। अब चेंज इन एंट्रोपी क्या है नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ओवरऑल नेगेटिव, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगी। वहीं पे अगर आप डेल्टा जी को नेगेटिव गेन करना चाहते हैं तो क्या होगा, डेल्टा एच क्या आनी चाहिए मोर नेगेटिव, किसकी बजाय इस पॉजिटिव से भी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी तो क्या होती है स्पॉन्टेनियस, और ये स्पॉन्टेनियस है ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां से क्या साबित होती है कि जो आपकी डेल्टा एच है ये क्या होगी आपकी नेगेटिव, और चेंज इन एंथैल्पी अगर कहीं पे नेगेटिव मिल जाए तो ध्यान रखिएगा एनर्जी क्या होगी रिलीज, अगर डेल्टा एच क्या हो पॉजिटिव, केमिस्ट्री में कहीं भी पता चल जाए आपको डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और डेल्टा एच क्या हो नेगेटिव तो एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। तो ये थी भाई आपकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग इस बात की कि एडजॉर्प्शन एक तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यहां से साबित कर देंगे। इस साबित हुई बात से आप ये बताएंगे कि जो आपका एडजॉर्प्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है रिलीज, इस रिलेशन में यूज करके, ठीक है। ये नेगेटिव आना जरूरी है, डेल्टा जी नेगेटिव तभी होगी जब प्रोसेस क्या होगी स्पॉन्टेनियस, इम्बैलेंस्ड फोर्स के कारण स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी नेगेटिव, यहां से साबित करेंगे कि एडजॉर्प्शन में अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है भाई रिलीज। तो ये था भाई समथिंग अबाउट एडजॉर्प्शन, उतार लीजिए। चलिए भाई कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एडजॉर्प्शन के, कहां कहां आपको एडजॉर्प्शन देखने को मिलेगा, और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले आपको कैल्शियम क्लोराइड दे दिया, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा दे दिया आपको सिलिका जेल, ठीक। तो मैं इनके कॉन्टेक्ट में लेके आया वाटर की वेपर्स H2O वेपर फॉर्म में, ठीक है भाई। तो क्या हुआ मैंने देखा वाटर वेपर्स कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रस के साथ एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पे क्या होती है भाई एब्जॉर्ब, क्या होता है एब्जॉर्प्शन, बल्क में कंसंट्रेशन क्या होती है ज्यादा। जबकि सिलिका जेल में देखा तो वाटर वेपर्स क्या होती है भाई सरफेस पे जाता है, क्या करती हैं एडजॉर्प्शन, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है ओके। तीसरी बात करते हैं, आपके पास एक चौक है, चौक 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 चौक, ठीक है। क्या हुआ आपने चौक पे डाल दिया वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो जो वाटर है चौक के अंदर चला जाएगा, क्या होगा भाई
एब्जॉर्प्शन, बल्क में कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा। और वहीं पे अगर आपने चौक के साथ ले ली इंक, क्या ले ली भाई, इंक, तो ये केवल इसके सरफेस पे ही एब्जॉर्ब होगी, कंसंट्रेशन सरफेस पे क्या होगी, ज्यादा, दैट इज व्हाट एब्जॉर्प्शन। ये देख लेंगे, प्रैक्टिकली देख लेंगे भाई ये बात। अगली बात कर रहे हैं क्या, मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास है अमोनिया गैस, NH3 गैस, ठीक है, मैंने इसको डाल दिया भाई वाटर में, कहां डाल दिया, वाटर में, कहां डाल दिया भाई, वाटर लिक्विड में। तो मैंने देखा अमोनिया गैस वाटर के अंदर चली जाती है, मतलब क्या जाती है भाई, एब्जॉर्ब हो जाती है। वहीं पे मैंने अमोनिया के साथ ले लिया चारकोल, तो अमोनिया गैस इसकी सरफेस पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जहां क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। हम बात करेंगे अभी इंक का और वाटर के साथ चौक का। देखिए भाई, ये चौक, ये वाटर, मैंने चौक को डाल दिया, ऐसे ही देखिए भाई बुलबुले हो गए। अब दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा कि एब्जॉर्प्शन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सोलवेंट की मूवेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अब आपका सोलवेंट बहुत ज्यादा मूवेबल है, लिक्विड तो आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। और वहीं पे बात करें किसकी, इंक की, डाल के देख लेते हैं। मान लो इंक को वैसे डुबोते हम, सरफेस पे डाल रहा हूं मैं, ठीक है, पानी कितने टपके डाल दें, डोंट वरी, आप देखेंगे ना, ट्राई करके देखेंगे तो पानी इतना डाल देंगे आप, ये केवल सरफेस पे रहेगा, पानी अंदर चला जाएगा। लेकिन इंक डालोगे आप, चाहे इंक को आप वाटर में डुबो दें, इंक में डुबो दें इस चौक को, सरफेस पे रहेगा ये। देखते हैं भाई, अभी ये वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर की डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा है ना, ये सोलवेंट ज्यादा फास्ट मूव करता है वाटर इंक की बजाय, गाड़ी। अब इसको ब्रेक करके देखेंगे, अंदर से भी देख लीजिए पानी दिख रहा है। वहीं पे अगर आप इसमें इसको डालते तो भाई अंदर से ब्रेक करेंगे, केवल आपको दिख रही है सरफेस, देख लीजिए गौर से, क्या हुआ है इसका, एडजॉर्प्शन, ठीक है। इंक का चौक पे क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन, और वाटर का चौक पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, अंदर चला गया वाटर, देख लीजिए क्लियर दिख रहा है, गिल्ला हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, दिख रहा है सरफेस का। चलिए, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे, और यहीं पे हम देख लेते हैं कि आपका कैसे एब्जॉर्प्शन हेल्प करता है। और भी जैसे देखिए, जैसे आप पानी में चीनी को घोल देते हो ना, बिल्कुल घोल देते हैं। नींबू पानी बनाएंगे गर्मियों में, पिएंगे, तो आप देखते हैं येलो हो जाता है ना कलर, बिल्कुल येलो कलर जाता है शुगर सॉल्यूशन का, ठीक है। बुलाए क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि शुगर कम हो जाए अभी से येलो कलर से, इसको कम कैसे करोगे, चारकोल लेके आइए, इसके अंदर डाल दीजिए, चारकोल पे शुगर क्या हो जाएगा, जो बताइए, तो येलो कलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर शुगर के कारण येलो कलर शुगर कम हो जाती है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ घटना हुई है ना, कोई ऐसी घटना होती है, एडजॉर्प्शन। जो शुगर है वो चारकोल पे क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है, ओके, दैट इज नोन एज व्हाट, एडजॉर्प्शन। बेनिफिट हो गया ना एडजॉर्प्शन का, आप शुगर वापस निकाल लेंगे घुले हुए पानी से, ठीक है। दूसरी बार सीखे, मान लो ज्यादा चीनी डाल दिया आपने, तो क्या करें, चारकोल लीजिए, उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी, बाद में इसको सुखा लीजिए, वापस अगली बार नींबू पानी बनाने में इस्तेमाल कर लीजिएगा, ओके, ठीक है भाई। और बोलिए आपने बोला भाई, आपने पानी में, मान लो पानी में इंक डाल दी, ठीक है, मान लीजिए वाटर लिया, ये इंक ली और आपने पानी में डाल दी, ठीक है, डाल दो इंक पानी में, ये चाय नहीं रही, मैं पानी में जाऊँ, कैसा कलर हो गया इसका, नीला कलर हो गया, ठीक है। मतलब आप इसकी इंटेंसिटी कैसे कम कर सकते हो, हम क्या करेंगे, हमें पता है चौक पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ना, हम चौक लेके आएंगे,
विजिट, हालांकि ये ऊपर से दिख रहा है आपको ब्लू, उंगली से लाऊं क्या, ये तो घुलेगी नहीं इसमें। ओ भाई क्या बात है, ये तो धागा बन गया इसका, वाह 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 वाह, फिर भी थोड़ा ब्लू कलर दिखा रही है, ठीक है, ये घुलने वाली इंक नहीं है ना, फाइबर्स बन गए भाई इसके पानी में, देख लीजिए क्या बन गई, फाइबर। जाते ही ये क्या कर गई, कोएगुलेट कर गई डिजोल्व होने की बजाय। हाँ नील होती ना वो घुल जाती, ठीक है, ये तो धागे फॉर्म में बन गई। देखते हैं, चलो नील लेके आता हूं मैं, देखते हैं। ये देखिए भाई, इसको डिजोल्व करते हैं। ये वाली इंक देखिए, लाइट थी जो इंक है, ये वाली जो इंक होती है ये क्या होती है, आपकी इंक का मटेरियल थोड़ी क्या होती है, गाढ़ी होती है ज्यादा, इसलिए नहीं मूव ऑन कर पाई। अब ये वाली जो इंक होती है एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये डिजोल्व हो जाती है तुरंत वाटर के अंदर, ठीक है, ये कर दी भाई हमने डिजोल्व। क्या हुआ, अब इसको खोलो, बहुत ज्यादा घोल दी हो भाई, ये लो भाई साहब। अब तो इसका कलर पता ही नहीं चलेगा। चौक कितना डाल लीजिए, देखिए भी चौक डाल दिया हमने, रेड चौक कितना ऐसा था, व्हाइट 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 व्हाइट। अगर आप इस चौक को डाल लेंगे, अगर चौक ने इंक को क्या कर ले, जैसे आप देखते हैं कपड़ों में डालते हैं, कपड़े जैसे हमने एक पजामा कुर्ता निकाल दिया, फिर उसके बाद आपका जो कलर होता है इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही अगर ये चौक इस इंक को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या होगा, आपका इंटेंसिटी ऑफ दिस कलर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए अरे ऐसे ऐसे बहुत सारे चौक लेंगे, इसके अंदर डाल लेंगे तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। आई थिंक समझ गए होंगे आप। और देख लीजिए इसको गोलने के बाद इंक डाल ली ना, ये केवल सरफेस पे मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा। क्यों भाई, क्यों क्यों नहीं मिलेगी इंक अंदर, देख लीजिएगा, दिख रहा है। इससे बात साबित होती है इंक चौक पे क्या होती है, क्लियर कट में देख लीजिए दोनों को, केवल एब्जॉर्ब होती है इंक, वाटर अंदर चला जाता है, वाटर क्या आता है, एब्जॉर्ब। ये था भाई। और आप ये प्रैक्टिकली घर पे मम्मी से पूछ लेना, जब वो नील दे रहे हो कपड़ों में, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक दो जोड़ी निकाल दिए तो आपका जो पहले इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्यों हुई कम, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। तो ये बेनिफिट है। आपने अगर इसमें मान लीजिए ज्यादा इंक डाल दी, बचने के लिए क्या पता आपको रख दे 4-5 रख दे, तो मम्मा ये दिख जाए नील खराब कर रहे हो, तो बेटर है क्या करें, इस्तेमाल करके आप इस नील फिर आप ढूंढ ना, पता ही नहीं चलने देना, ठीक है। फिर भी अगर आप अपना दिमाग लगाए तो क्या करेंगे, इसमें चौक मिट्टी डाल देंगे, डालने से क्या होगा, उसको जॉब कर लेगी, वाटर साफ, फिर से क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो ये फिनोमेना था भाई, क्या बेनिफिट था, ये क्या था आपका एडजॉर्प्शन। ये थे एग्जाम्पल किसके, एडजॉर्प्शन के। और एक एग्जाम्पल देखिए प्रैक्टिकल है, इंक उंगलियों पे क्या हो गई, स्किन के ऊपर क्या हो गई भाई, एडजॉर्ब हो गई, ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब हम बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम से पूछ लेते हैं, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं। एक तो आपका क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, ये क्वेश्चन आता है, जनरली पूछते हैं भाई, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। व्हाट इज केमिकल एडजॉर्प्शन, दोनों के बीच डिफरेंस पूछ लेते हैं। चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखिए मेन डिफरेंस है इनके बीच का, सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों एडजॉर्प्शन होंगे, यानी कि कोई भी आपकी मेटल सरफेस, एक बार फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कोई गैस आके क्या एडजॉर्ब, तो केवल सरफेस पे होगा, ठीक है, घटना कहाँ होगी, सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होगा, ठीक। ध्यान लीजिए फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच वीक वन डाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, केवल दैट टाइप ऑफ अट्रैक्शन मेक्स एडजॉर्प्शन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, मतलब इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या भाई? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है ये आपका क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि जो बर्तन के ऊपर मिट्टी आती है ना, तो वो क्या है? फिजिकल एडजॉर्प्शन है। ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दैट मेटल, ये मिट्टी जो होती है धूल कण वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारे जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर मिट्टी छा जाती है, गंदे हो जाते हैं। कैसा एडजॉर्प्शन होता है भाई? फिजिकल एडजॉर्प्शन। जबकि जो आपका केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल एडजॉर्प्शन की खास बात है भाई, इसके अंदर रिएक्शन होगी और क्या होगा? केमिकल बॉन्ड बनेगा। दैट इज नोन एज व्हाट? केमिकल एडजॉर्प्शन। तो केमिकल एडजॉर्प्शन की खास बात है, इसके अंदर क्या होगा? केमिकल बॉन्ड होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मली इसको हटाऊं, नहीं हटेगी। एक प्रकार से क्या बन चुका है? स्किन के साथ इसका बॉन्ड बन चुका है। क्लियर है क्या? हाँ, कुछ समय बाद ही चली जाएगी। अब जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, ये क्या होता है भाई? वंडरफुल। अब आसानी से मिट्टी उतार देंगे बर्तन पे, आप उंगली लगाएंगे तो आसानी से मिट्टी बाहर उतर जाएगी। यानी ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है क्या होता है भाई? रिवर्सिबल इन नेचर। क्या होता है? रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? रिवर्सिबल। कि अगर एडजॉर्ब हो गया तो आसानी से इस मिट्टी को आप हटा सकते हो। सुनिएगा, कोई सब्सटेंस इस सरफेस से रिटेन हो जाता है, इसे कहते हैं क्या? एडजॉर्प्शन। और इसको रिमूव करने को क्या कहते हैं भाई? डिसॉर्प्शन। क्या कहते हैं? डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है? जो कोई भी पार्टिकल, कोई भी एडजॉर्बेट किसी एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हो जाता है तो इसको रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डिसॉर्प्शन। ठीक है, पूछ लेते हैं। यानी कि फिजिकल, जो भी चीज फिजिकली एडजॉर्ब होगी वो आसानी से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, क्या होता है ये? रिवर्सिबल इन नेचर। जबकि अगर केमिकल बॉन्ड बन गया तो इसको आप आसानी से रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज इरिवर्सिबल। केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है भाई? इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, अब हमें पता चला भाई ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है। ठीक है, अब जो ये आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, इसके अंदर वीक फोर्स बनता है। देखिए केमिस्ट्री में कहीं पे भी फोर्स जब स्ट्रॉन्ग बन रहा हो ना, ध्यान रखना, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। और जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी दैट विल बी लेस। तो इसके अंदर क्या होती है भाई? लेस अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। कह सकते हैं अप्रोक्स 20 से 40 किलो जूल पर मोल। अगर कोई गैस एडजॉर्ब होती है इतनी 1 मोल के ऊपर, तो करीब करीब 20 किलो जूल के आसपास हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है। ठीक है, जबकि जो आपका केमिकल बॉन्ड पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी। करीब करीब कहते हैं कि 80 से 200 किलो जूल पर मोल, 240, 200, 240 मिलेगा। करीब करीब इस रेंज में अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है? यानी कि केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है भाई, और देखिए अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन की क्या बात है भाई? एक सरफेस के ऊपर केवल वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो जो आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो पहली बात किसी भी पार्टिकल्स का, अब वो चाहे डस्ट के पार्टिकल हो, चाहे वो आपके कोई कपड़ा जला दिया जिसके कारण वो कार्बन के पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, वो पहले आपका मान लो कार्बन के पार्टिकल क्या हो गए? एडजॉर्ब हो गए, फिर आपकी डस्ट एडजॉर्ब हो गई, फिर आपने धक्के से कोई भी चीज मान लो चीनी पीस दी, चीनी एडजॉर्ब हो गई सरफेस से। समझ रहे हो? यानी जो आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है ये क्या होता है भाई? मल्टी लेयर्ड होता है। क्या होता है? मल्टी लेयर। क्योंकि स्पेसिफिक तो होता नहीं, यानी कि क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, किसी का भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा फिजिकली ड्यू टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आपकी क्या होता है? मास के कारण होता है। ठीक है, जो आपका क्या
फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है दैट इज मल्टी लेयर। मान लो एक लेयर बन गई किसी की, तो दूसरी लेयर आ जाएगी, किसी की बन जाएगी, तीसरी लेयर किसी और की बन जाएगी। क्लियर है क्या? ऐसे जो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है भाई, मल्टी लेयर होता है इस मेटल की सरफेस पे। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है दैट इज यूनिलेयर्ड। ये खास बात है भाई जो आपको अंदर में लिखा नहीं है, बताना है ऐसे, इट इज यूनिलेयर्ड इन दिस सिंगल लेयर इज फॉर्म। क्योंकि केमिकल बॉन्ड बने तो पहले पहले जो चीज एडजॉर्ब हो गई उससे बीच का केमिकल बॉन्ड बनेगा। अब इसके ऊपर जो चीज हो रही होगी वो क्या हो जाएगा फिर से, व्हाट, फिजिकल एडजॉर्प्शन। मान लीजिए आपकी मेटल सरफेस है, एक गैस आई और वो केमिकली बॉन्ड बना के यहाँ पे बैठ गई, ठीक है, हो गया केमिकल एडजॉर्प्शन, यूनिलेयर्ड होता है। अब मान लो इसके ऊपर कोई दूसरी लेयर आके बैठ गई, अब इसका क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन। ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन में केवल क्या बढ़ेगी, यूनिलेयर। बाद में और आ रही है, गैसेस अट्रैक्ट हो रही है, दैट इज व्हाट, फिजिकल एडजॉर्प्शन। अभी नॉन स्पेसिफिक है भाई, कोई भी गैस, किसी प्रकार कोई भी गैस आ जाए और फिजिकल एडजॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन आपका केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, स्पेसिफिक। आप आए तभी होगी रिएक्शन, दैट इज स्पेसिफिक। समझ रहे? स्पेसिफिक पर्सनैलिटी मैटर करती है किसके लिए, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। दिस इज व्हाट, स्पेसिफिक इन नेचर। ट्रिपल एस क्या होता है भाई, स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, मतलब मान लो क्या मतलब है, सुनो सुनो क्या करना है, मैं बोला हाइड्रोजन गैस आ रही है, सेकेंड बोली ऑक्सीजन आ रही है, नाइट्रोजन आ रही है, कोई मतलब नहीं है इसको फिजिकल एडजॉर्प्शन को। हाँ, एडजॉर्ब हो जाएंगी, पर एक खास बात है भाई, फिजिकल एडजॉर्प्शन के दौरान अगर ये गैस सी जा रही है ना, तो इनका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन मैटर होता है। ईज ऑफ क्या, लिक्विफिकेशन। ड्यूरिंग फिजिकल एडजॉर्प्शन एक खास बात आती है, क्या ये जोर कर लेता है कि H2 ज्यादा फिजिकली एडजॉर्ब होगी या O2 या N2, ये बात जो है ड्यूरिंग फिजिकल एडजॉर्प्शन। यानी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी ना, वो जल्दी फिजिकली एडजॉर्ब हो जाएगी, ये बात होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, हाँ, इसको ये मतलब नहीं है हाइड्रोजन आ रही है तो कहते नहीं एडजॉर्प्शन नहीं होगा, ये बात फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेचर पे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब स्पेसिफिसिटी नहीं है, पर कितनी एडजॉर्ब होगी फिजिकली ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। वो हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, अभी देखेंगे वीडियो में आगे। तो भाई ईज ऑफ लिक्विफिकेशन जिस गैस का ज्यादा होगा वो आसानी से क्या होगी, फिजिकली एडजॉर्ब। यानी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन मैटर करता है किसमें, मैटर, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन मैटर। द गैस व्हिच इज इजीली लिक्विफाई विल बी मोर फिजिकली एडजॉर्ब। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होगा, आसानी से हो जाएगी, इजी होगा। लिख लेना मैं स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं, जिसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होगा, जल्दी होगा, जो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, दैट विल बी मोर फिजिकली एडजॉर्ब। ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जो आपका केमिकल एडजॉर्प्शन है इसमें ईज ऑफ लिक्विफिकेशन कोई मैटर नहीं आता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए भाई, क्या बात है कि जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है इसमें किसी प्रकार की आपको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट, फिजिकल एडजॉर्प्शन में किसी प्रकार की एक्टिवेशन एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ध्यान। इसके अंदर नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बट केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड जब बन रहा होगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है। हालांकि वो अलग बात है कि इसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज होगी, बट इनिशियली अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, थोड़ी इसको एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तभी क्या होगी, आपकी एडजॉर्प्शन स्टार्ट होगा। यानी इन केमिकल एडजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, सेवंथ पॉइंट है भाई, व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये कम से कम 7 अंतर तो लिख के आइएगा, ठीक है। क्या, केमिकल एडजॉर्प्शन के दौरान एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहां से खास बात निकलती क्या, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दे,
जैसे भाई ली टर्नर प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले से अगर कोई प्रोसेस क्या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है इसके अंदर, तो इसका तापमान पहले से ही ज्यादा है, अगर आपने अब तापमान और बढ़ा दिया तो जो रिएक्शन होगी ना वो बैक डायरेक्शन में चली जाएगी। ये कहता है क्या, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। सुनिएगा, ड्यूरिंग फिजिकल एब्जॉर्प्शन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन, जो चीज एब्जॉर्ब हुई है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये तो रिवर्सिबल नेचर, थोड़ी सी हीट करते जोर जोर भी, थोड़ी हीट करते क्या चली जाएंगी, थोड़ा कपड़ा हमारा हट गई। ठीक है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज। क्लियर है क्या, ड्यूरिंग जब आप क्या करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो ये तो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जबकि अगर आपने केमिकल एब्जॉर्प्शन के दौरान क्या किया, इनिशियली अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इंक्रीज हो जाएगा, बाद में इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इनिशियली आपको टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने, तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, अब भाई एब्जॉर्ब हो गया तो अमाउंट रिलीज हो जाएगी, ज्यादा रिलीज होगी बल्कि। अब आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम। अब भी अगर बढ़ा हुआ टेम्परेचर रखा तो केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ज्यादा गैसेज केमिकली एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, बाद में क्या है भाई, घट जाता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाती है। यानी एक बात को ध्यान रखिए, अलग टर्म बता देता हूं भाई, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है इसे क्या कहते हैं भाई, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एक खास टर्म बताऊंगा यहाँ पे, एक होती है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखिए कोई कितना भी आपका एड्जॉर्बेट आए, एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब हो जाए, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, उसे कहेंगे क्या, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एक होती है इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या फर्क है दोनों में, दूसरी टर्म क्या है आपकी, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये कहा पूछ के सर अंतर बताते बताते, जब आपका एक मोल एड्जॉर्बेट यानी एक मोल मैं कह दूं हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो जाती है, तब जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी उसे क्या कहेंगे भाई, एक मोल के लिए इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। कॉमनली व्हाट, थोड़ा सा इतुसा तो कितनी सी गैस एड्जॉर्ब हो, दैट इज व्हाट, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो भी एक्टिवेशन चाहिएगी, और टेम्परेचर का इफेक्ट 8वां पॉइंट हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनिशियली आपका बता लीजिए, अब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जस्ट रीजन करनी है आपको। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे ना तो आप अपने आप पढ़ा देंगे लाइन में, और वैसे भी केमिस्ट्री में लिखी मिलेगी, एनसीईआरटी में दे रखा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जबकि इसका अगर तापमान इंक्रीज कर दिया आपने केमिकल एब्जॉर्प्शन में, इनिशियली तापमान इंक्रीज करने पे ये इंक्रीज होगा इनिशियली, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज, अगर फिर भी आपने तापमान बढ़ाए रखा। ठीक है भाई, अगली बात, जो दो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे ना, एक तो फ्रेंडलिच और एक लैंगमियर। तो जो आपका फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ना, वो मेनली किसके लिए है, Friendly's adsorption isotherm is applicable only for physical adsorption। जबकि 9 पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई, लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल है अभी लैंगमियर वाला, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। हो गया भाई। अब फैक्टर अफेक्टिंग यहां पर दिखा सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, अभी पढ़ेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग में एड्जॉर्प्शन के, मैं यहीं पे बता रहा हूं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो या केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, अगर आपने किसी का सरफेस एरिया बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल देखिए मान लीजिए एड्जॉर्प्शन हो रहा है पहले इतने पे, ठीक है, तो आपका यही पैरामीटर है जिसपे क्या हो सकता है, एड्जॉर्प्शन हो सकता है। अब मैंने सरफेस एरिया बढ़ाना मतलब इसको ब्रेक कर दिया, कैसे, टुकड़े कर दिए इसके, टक 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 टक, देखो भाई क्या टुकड़े कर दिया। अब देखिए
क्या होगा, पेरीमीटर बढ़ जाएगा। यस, इसमें क्या 4 बाउंड्री थी, 1 2, ये चलो ठीक है, सभी की एक ही है, ये तो मान लीजिए ठीक है, बैलेंस हो गई। ये देखिए आप 1 2, यहाँ से कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे ये जो सरफेस होती है वो बढ़ जाती है? यस, तो आपका एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दोनों में कॉमन सी बात, ठीक है भाई। तो ये थे भाई मेन डिफरेंस जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। 5 नंबर पूछेंगे आपसे या 3 नंबर पूछ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, यहां से बोलते हैं फिजियोसोर्प्शन, फिजियोसोर्प्शन एंड कीमियोसोर्प्शन के बीच आपको अंतर बताना है, ठीक है। और यही आपके भाई पूछ लेते हैं इन टर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस कि आपका रिवर्सिबल, मल्टीलेयर्ड क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, इरिवर्सिबल और यूनिलेयर्ड क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन। ध्यान रखना, लैंगमियर वाला अप्लाई होता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, और फ्रेंडलिच वाला अप्लाई होता है किसके लिए भी, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, ठीक है। ये था। अब हम पढ़ेंगे जस्ट व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। किसको भाई, एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है सरफेस एरिया, जो हमने पढ़ लिया। सरफेस एरिया किसका, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेट, नहीं सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेट नहीं, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट तो वो गैस हो गई जो एडजॉर्ब होगी। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, क्या इसकी नेचर पे डिपेंड करता है, यस, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, बिल्कुल। देखा कैसे, बोला हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया तो भाई उस टाइम पे तो एडजॉर्प्शन की वजह एडजॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया ना, क्लियर है। और सिलिका जेल लिया तो क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। हाँ ठीक है, थोड़े बहुत तो सरफेस पे भी आ जाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है, किसके नेचर पे, एडजॉर्बेंट। और भी तीसरा पॉइंट इस पे डिपेंड करता है, तापमान पे डिपेंड करता है, हाँ। टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है किसको, एडजॉर्प्शन को, बिल्कुल सही बात है भाई। टेम्परेचर एंड इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल कंडीशन आप कह सकते हैं, बिल्कुल इफेक्ट करती है किसको भाई, एडजॉर्प्शन को, ठीक है। एक मेन पॉइंट पढ़ेंगे अभी यहाँ पे हम, क्या कि जो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट होती है, गैसेस की नेचर भी अफेक्ट करती है क्या, एडजॉर्प्शन, बिल्कुल बहुत इफेक्ट पड़ता है भाई। ये 4th पॉइंट हमारे लिए बड़ा स्पेसिफिक है। देखिए क्या है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, चौथा फैक्टर लीड कर रहे हैं क्या, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। इसकी बात करेंगे, और स्पेशली मैंने बोल दिया वो कुछ गैसेस, देखिए सो नहीं कल, हटा को मैं है ही। ये देखिए आपके सामने ऑर्डर लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिए क्या है, ये सारी गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, CO2, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, जो एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब होता है उसकी नेचर के बेस पे कैसे आपका एडजॉर्प्शन इफेक्ट होता है, ये देखेंगे, सुनिएगा। कोई भी गैस अगर इजीली लिक्विफाई होती है तो उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, उसका एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा, ठीक है सर। अब कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई होगी, ध्यान रखना, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एटम्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा भाई, ज्यादा। यानी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी उसका एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। अब भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे पता करेंगे, सीधी सी बात है, पोलर पोलर के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पोलर है कोई पोल बन रहे हैं, पोल्स बनेंगे तो आपके चार्जेस होंगे, चार्जेस डेवलप होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। नॉन पोलर की बजाय, सीधी सी कहानी याद रखना। कहीं एक नॉन पोलर गैस दिख जाए, क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन दूंगा मैं भी आपको मल्टीपल चॉइस, ठीक है। अगर आपको कहीं पे क्या दिख जाए, आपको पता ही नहीं कौन, सीधा देख लेना क्या, अगर पोलर है, पोलर के बीच पोल्स बन रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो गई, ठीक है, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो दूसरों की अपेक्षा, इसके अंदर नॉन पोलर हो गई, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं क्या, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, जो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी उसके एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। और ये खास बात होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए गैसेस की, ये भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने, इसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच होता है, SO2, किसकी बजाय भाई, अमोनिया की बजाय, then HCl, then CO2, then CH4, then CO, then N2, then H2, then helium। ध्यान दीजिएगा, याद रखना तरीका, सो नहीं कल, एक ही है कल, HCl समझ लेंगे आप, कोच CO2 लेंगे यहाँ पे, कोच मीथेन, को में CO मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, CO2 पहले मोनोऑक्साइड बाद में, ठीक है। न है ही, सो नहीं कल कोच को, न है ही, ये ऑर्डर है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में गैसेस का, लिक्विफिकेशन में आसान, एडजॉर्प्शन ज्यादा। एक और खास बात भाई, गैसेस के क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये वो तापमान होता है जिसके ऊपर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा ना, वो गैस आसानी से क्या हो जाएगी, लिक्विड, एडजॉर्प्शन भी क्या होगा उसका ज्यादा। यानी जिस गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो आप ये समझ सकते हो आसानी से लिक्विफाई, जो आसानी से लिक्विफाई होगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। ये बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अभी जो सो नहीं कल कोच को न है ही, ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर का भी ऑर्डर है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी ऑर्डर है, ये आपके आसानी से लिक्विफिकेशन होना इसका भी ऑर्डर है, ये एडजॉर्प्शन का भी ऑर्डर है, ठीक है भाई। फिर से बताता हूं, सो नहीं कल कोच को न है ही, ठीक है। ये था भाई, ये थे आपके फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। अब हम करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक ही पेज, इसी में आपको क्या टिक करना है, देन द वीडियो विल बी फिनिश। और ये होगी हमारी वीडियो नंबर 1 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लैंगमियर, फैनलिच, एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म, कुछ एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, न्यूमेरिकल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, कुछ क्वेश्चंस, ओके। चलिए ये जो उतार लीजिएगा इसको, और इसका निमोनिक्स भी बना लीजिएगा, ओके। चलिए अभी आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला है केमिकल एडजॉर्प्शन इज, क्या होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, ऑप्शन आपके ए मल्टीमोलिकुलर नेचर होता है, बी रिवर्सिबल होता है, दूसरे वाला ऑप्शन, तीसरा है हाईली स्पेसिफिक और डायरेक्शनल होता है, 4 इज नॉट स्पेसिफिक। 5 सेकंड आपके पास, 1 2 3 4 5 and the answer is highly specific and directional in nature. Not specific कौन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। रिवर्सिबल कौन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। मल्टीमोलिकुलर इन नेचर कौन होता है, फिजिकल। तो अब केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक डायरेक्शन। दूसरी बात यूनिलेड होता है भाई केमिकल एडजॉर्प्शन, इरिवर्सिबल होता है केमिकल, स्पेसिफिक वाली बात होगी। क्लियर है क्या, हो गया भाई। अगला ये देखिए, एडजॉर्प्शन इज हाई फॉर विच गैस, आपका एक क्वेश्चन नहीं है, इन गैसेस के लिए बताना है पहला क्वेश्चन। अगेन आपके पास 5 सेकंड,
4 and 5 and the answer is सो नहीं कल कोच को नहीं CO2 आ रहा है। क्या बात है। इसके लिए नेक्स्ट 5 सेकंड समझिए। सो नहीं कल कोच को नहीं बड़ा ऑर्डर याद रखिए बस अंदर आ जाएगा। हाँ 1 2 3 4 5 and the answer is that so नहीं। इसके बाद इन तीनों में से पूछे तो CO2 उसके बाद CH4 देन H2। ये आपका ऑर्डर भी हो गया। अगले इनमें से बताइए गेन 5 सेकंड सबसे तेज कौन, कुछ से तेज बता कौन देखते हैं। 1 2 3 ज्यादा तेज नहीं हो गए 4 5। हाँ भाई and the answer is helium sir O2 sir वाटर वेपर। ये कैसे हो सकता है बोले भाई इसमें आपने वाटर वेपर का ऑर्डर लिखा तो नहीं लिखा तो बात नहीं बताई तुम्हें। हाँ क्या अरे जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है देखो ये अपना O2 है नॉन पोलर है ये तो अपना हाई वोल्टेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला। तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर है H2 के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पहचान लेना कहीं पे दिक्कत आए तो कई बार क्या किसका रिड्यूसन ज्यादा होगा इसमें किसका होगा भी वाटर। ठीक है इसी चीज को एक न्यूमेरिकल में से देखिए कैसे देख सकते हैं। दैट इज थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस एडजॉर्ब्ड। इसका ऑर्डर बताना आपको इन गैसेस के लिए हाइड्रोजन का CH4 का CO2 का अमोनिया का और सल्फर डाइऑक्साइड का किसके ऊपर 1 ग्राम चारकोल। मैंने आपको 1 ग्राम चारकोल दिया ठीक है बताओ 298 केल्विन टेम्परेचर पे इस 1 ग्राम चारकोल पे सबसे ज्यादा किस गैस का वॉल्यूम क्या होगा एडजॉर्ब। कौन सी दे रखी है वही ऑर्डर सीधी सी बात है जो ज्यादा एडजॉर्ब होगी उसी का वॉल्यूम भी ज्यादा एडजॉर्ब होगा। समझ रहे दीजिए भी इनमें सबसे पहले कौन SO2 उसके बाद NH3 उसके बाद CO2 उसके बाद CH4 देन H2। इन सबसे ज्यादा वॉल्यूम 1 ग्राम चारकोल वगैरह में लिया ना SO2 एडजॉर्ब होगा इन गैसेस में। उसके बाद अमोनिया का फिर आपका CO2 का फिर CH4 का फिर H2। ये है आपका सेम भाई एक ही निमोनिक्स सो नहीं कल कोच को न है ही। ठीक है याद रखिए दैट वाज दिस। ठीक है भाई ये हो गए हमारे क्वेश्चंस और हमारी पहली वीडियो यहां तक की कंप्लीट। अब सुनिए ध्यान से अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। थोड़ी और ज्यादा पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए उनको बताइए कि आ गए हम चैनल पे। देन चैनल को सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई और वीडियो को शेयर करना भी बहुत जरूरी है और स्पेशली व्हाट्सएप का स्टेटस लगाइए। अगर आपने सच में वीडियो देखी है तो व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाइएगा इस वीडियो का। ठीक है तो अच्छे से पढ़ते रहिए नोट्स बनाते रहिए शॉर्टकट रिवाइज करते रहिए मस्त रहिए हैप्पी रहिए पढ़ते रहिए। एग्जाम आ रहा है अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट जय भारत एंड थैंक यू।